हेलो स्टूडेंट्स। डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम सब लोग पढ़ रहे थे एमपीपीएससी मेंस 2024 के लिए सोशलॉजी। और सोशलॉजी में हमने क्या स्टार्ट कर दिया था? हमने स्टार्ट कर दिया था यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में जो पहला टॉपिक था भारत में औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन, इसको लेकर के जो बेसिक चीजें थी वो हमने सब पढ़ ली हैं। लास्ट लेक्चर से मैंने स्टार्ट करा दिया था भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। और जो लास्ट लेक्चर था वो भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में संस्कृतिकरण टॉपिक था। चलिए, संस्कृतिकरण के आगे जो नया टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत, वो है पश्चिमीकरण। देखिए, भारत में जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है उसमें आपको 4 टॉपिक पढ़ना है। संस्कृतिकरण जो कि आप पढ़ चुके हैं, दूसरा पश्चिमीकरण आज हम पढ़ेंगे, इसके बाद आ जाएगा आधुनिकीकरण, थर्ड टॉपिक, और जो चौथा रहेगा वो है लौकिकीकरण। तो 4 टॉपिक इसमें आपको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पश्चिमीकरण। देखिए, पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन, और इसका एक सीधा सा एक अर्थ निकलता है और वो ये है पश्चिम का प्रभाव। यानी जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी संस्कृति है, उसका पूर्व की संस्कृति पर प्रभाव। अब देखिए, पूर्व और पश्चिम, थोड़ा सा ज्योग्राफी में जाते हैं और ज्योग्राफी में आपको जानकारी होगी, इसके यदि हम ग्लोब मान करके चलें और ग्लोब के यदि हम 2 हिस्से कर दें तो ये हिस्सा कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और ये हिस्सा क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध। इसी हिस्से को हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह है पूर्वी सांस्कृतिक क्षेत्र और यह है पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र। तो जो पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र है उसमें यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये सब बड़े बड़े देश आ जाते हैं। तो पश्चिम का प्रभाव, इसका मतलब यह है कि यूरोपीय संस्कृति और जो अमेरिकी संस्कृति है उसका प्रभाव एशिया के ऊपर। अब चूंकि हम यहाँ भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारा ये आ जाएगा कि जो ब्रिटिश है या यूएस की बात करें उसका किस पर प्रभाव? भारत पर प्रभाव, यानी भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। और ये प्रभाव कब से प्रारंभ हो गया था? इसका प्रभाव प्रारंभ हो गया था ब्रिटिश काल से। कब तक रहा? तो ये प्रक्रिया निरंतर जारी है, यानी आज भी पश्चिम का प्रभाव हम सभी लोगों के ऊपर देखा जा सकता है। वो हमारी बातचीत में, खान पान में, रहन सहन में, कई सारी चीज़ों में पश्चिम का प्रभाव देख सकते हैं। यानी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हम सब लोग भारतीय संस्कृति में बहुत सामान्य सी बात है, रोज देखने में वो आता है। इसी को ही पश्चिमीकरण कहा जाता है। यदि आपसे 3 मार्कर में पूछने में आ जाए कि पश्चिमीकरण क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर क्या कहलाएगा? पश्चिमीकरण कहलाएगा। जो खान पान, भाषा, वस्त्र, रहन सहन, व्यवहार इत्यादि में देखा जाता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सभी लोगों का कि आखिर पश्चिमीकरण क्या है। जैसे इसके पहले हमने संस्कृतिकरण पढ़ा था, तो संस्कृतिकरण जाति के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन ये कोई एक जाति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये ओवरऑल पूर्वी जो संस्कृति है उसके ऊपर पड़ने वाला प्रभाव है, और वो प्रभाव कहाँ से आ रहा है? पश्चिमी संस्कृति से आ रहा है। चलिए, पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है वो भी अवधारणा किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की। और एम.एन. श्रीनिवास ने इसके पहले मैंने आपको बताया था कि संस्कृतिकरण की भी अवधारणा दी थी। यहाँ पश्चिमीकरण की अवधारणा भी श्रीनिवास की है। और पुस्तक का नाम है आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। इस बुक में ही श्रीनिवास पश्चिमीकरण के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। यहाँ से 3 मार्कर बनता है आपको कि आपसे पूछ सकते हैं कि पश्चिमीकरण की व्याख्या श्रीनिवास ने किस पुस्तक में की है। तो वो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। चलिए, श्रीनिवास पश्चिमीकरण को लेकर के क्या लिखते हैं डिटेल में देख लेते हैं। श्रीनिवास बोलते हैं कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग ब्रिटिश राज, तो देखिए एक्चुअली जो श्रीनिवास हैं
वो पश्चिमीकरण को ब्रिटिश राज्य से प्रारंभ करते हैं और एम एस श्रीनिवास का पश्चिमीकरण को लेकर के जो भी ओवरऑल वर्णन है उसमें 90% वर्णन उन्होंने क्या किया है, ब्रिटिश राज का ही किया है कि ब्रिटिश राज से ही पश्चिमीकरण प्रभाव प्रारंभ हुआ और सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो किसका पड़ा है, ब्रिटिश कल्चर का ही पड़ा। अब देखिए आज के दिन हम बात करेंगे तो आज तो चूंकि सोशल मीडिया है, वैश्वीकरण है, इंटरनेट से सारी संस्कृतियां जुड़ चुकी हैं, तो अकेला ब्रिटिश संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अमेरिकन संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ गया है। लेकिन श्रीनिवास जो चर्चा करते हैं वो ब्रिटिश संस्कृति की चर्चा करते हैं। तो ब्रिटिश राज के 150 वर्षों का जो शासन है इसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में उत्पन्न हुए परिवर्तन के लिए किया है। और यह शब्द तो देखिए श्रीनिवास क्या बोल रहे हैं, 150 साल का जो शासन रहा है ब्रिटिश लोगों का भारत के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जब दो संस्कृतियां संपर्क में आती हैं उसको क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक संपर्क। जैसे ये ब्रिटिश कल्चर है और ये इंडियन कल्चर है, ये प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आए और बहुत लंबे समय तक रहे, 150 वर्षों तक। तो सांस्कृतिक परिवर्तन पढ़ा, जैसे हमने पैंट शर्ट जो पहनना सीखा है वो ब्रिटिश संस्कृति से ही सीखा है, हैट लगाना सीखा है ब्रिटिश संस्कृति से सीखा है, अंग्रेजी शब्द बोलना जो सीखे हैं या इंग्लिश भाषा जो सीखी है वो ब्रिटिश संस्कृति से ही सीखी है। तो 150 वर्षों तक भारतीय समाज और संस्कृति में जो भी सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं, श्रीनिवास उसको क्या बोलते हैं, पश्चिमीकरण। और ये जो शब्द है यानी कि जो पश्चिमीकरण है ये क्या है, औद्योगिक संस्थाओं, विचारधाराओं, मूल्यों और विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित करता है। देखिए औद्योगिक संस्था, चूंकि औद्योगिकरण का प्रारंभ भी भारत में कहाँ से शुरू होता है, वो ब्रिटिश संस्कृति से ही प्रारंभ होता है। इसलिए इंडस्ट्री यदि हमारे देश में है तो उसका जो प्रारंभ है वो कहाँ से मानते हैं हम, ब्रिटिश काल से मानते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पश्चिम की देन है। इसके अलावा विचारधारा जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो या लोकतांत्रिक जो विचारधारा थी वो विचारधारा का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है भारत में, वो ब्रिटिश संस्कृति से हो रहा है। इसके अलावा आधुनिक मूल्य, जैसे भारत में सती प्रथा का अंत कर दिया गया, जो परंपरागत मूल्य थे उसके स्थान पर नवीन आधुनिक मूल्य लाए गए। ये सब क्या है, ये सब ब्रिटिश संस्कृति का ही 150 वर्षों तक या 200 वर्षों तक जो भारत के ऊपर शासन रहा उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है किसका, ब्रिटिश संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर। और इसी को श्रीनिवास ने डिटेल में बोला है कि मैं इसको ही क्या बोलता हूँ, पश्चिमीकरण बोलता हूँ। तो ये थे श्रीनिवास। देखिए श्रीनिवास की डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी है तो आप श्रीनिवास की डेफिनेशन याद नहीं कर सकते हैं, 3 मार्कर में लिखने के लिए जो मैंने आपको बताया अभी शुरुआत में, पश्चिमीकरण वही लिखना है आपको। चलिए नेक्स्ट वाई सिंह की बात करें, योगेंद्र सिंह जी, ये क्या लिखते हैं पश्चिमीकरण को लेकर के। इनका ये कहना है कि मानवतावाद तथा बुद्धिवाद पर जोर पश्चिमीकरण का एक अंग है। देखिए मानवतावाद जो शब्द आता है उसको पश्चिमीकरण के साथ जोड़ा जाता है। अब बात करें हम मानवतावाद की तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो तीन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ था ये कंसेप्ट फिर भारत में पूरे यूरोप में आया, और जब ब्रिटिश लोग भारत में आए तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो विचारधारा थी वो लेकर के आए, भारत में आए और उसको उन्होंने भारत में अप्लाई भी किया, भारत के ऊपर प्रभाव भी पड़ा उसका, भारत में संविधान का भी अंग बन गई वो। ये जो तीनों शब्द हैं ये मानवतावाद के अंग माने जाते हैं क्योंकि मनुष्य को प्राथमिकता देना ये तीन के चलते ही होता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के चलते। तो मानवतावाद पश्चिमीकरण का एक बहुत बड़ा अंग है। दूसरी बात बुद्धिवाद, बुद्धिवाद से मतलब क्या है, वैज्ञानिक विचारधारा, यानी कोई भी कारण है, कोई भी कार्य है, उस कार्य के पीछे जो कारण है वो कारण हम कुछ धार्मिक कारण ना ढूंढें या कोई परंपरागत कारण न ढूंढें, बल्कि क्या रहे वो तर्क और विज्ञान का ही आधार रहे, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, बुद्धिवाद। तो पश्चिमीकरण के ये दोनों अंग, क्या क्या अंग, मानवतावाद और बुद्धिवाद, ये योगेंद्र सिंह मानते हैं। इनका ये कहना है, इन्होंने भारत में
संस्थागत तथा सामाजिक सुधारों का सिलसिला प्रारंभ किया। यानी मानवतावाद और बुद्धिवाद के अंतर्गत क्या हुआ, संस्थागत सुधार। अब देखिए संस्थागत जो सुधार आता है उसका मतलब यह है कि ब्रिटिश राज में जो संस्थाएं रही हैं या जो कानून रहा है उसने संस्थागत सुधार उत्पन्न किए। जैसे ब्रिटिश काल में ही सती प्रथा का अंत किया गया। अब ऐसे आप संस्थागत सुधार इसलिए मानेंगे क्योंकि सती प्रथा का जो अंत किया गया वो कानून बना करके ही किया गया, इसलिए ये संस्थागत सुधार की श्रेणी में आया। सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार से मतलब ये हो जाता है कि उस समय कई सारे सामाजिक सुधार आंदोलन चले, पुनर्जागरण आंदोलन चले, चाहे वो राजा राममोहन राय थे या ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, बहुत सारे लोग थे, महात्मा गांधी, अम्बेडकर। तो इन्होंने क्या किया, सामाजिक सुधारों को भी प्रारंभ किया। तो ये कहीं ना कहीं पश्चिम का एक प्रभाव ही है। इसके अलावा योगेंद्र सिंह बोलते हैं वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा शिक्षण संस्थानों की स्थापना। तो देखिए ब्रिटिश काल में एक नए तरीके से काम शुरू हुआ जिसमें कई सारी वैज्ञानिक संस्थान प्रारंभ हुए, उनकी स्थापना की गई, इंडस्ट्री की स्थापना की गई, पता है आपको। शिक्षण संस्थान जो थे वो एक जिसको बोलते हैं हम एजुकेशन फॉर ऑल, यानी शिक्षा सभी के लिए बिना जात पात के, और वैज्ञानिक शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा। तो इस प्रकार के शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। राष्ट्रीयता का उदय, क्योंकि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंतर्गत क्या है, कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना है। देश में नवीन राजनीतिक संस्कृति। देखिए नवीन राजनीतिक संस्कृति जो शब्द आता है उसका अर्थ यह है कि चूंकि लोकतांत्रिक जो विचारधारा है वो एक नवीन राजनीतिक विचारधारा थी उस समय, इसलिए उस समय देश में क्या हुआ, नवीन राजनीतिक संस्कृति का जन्म हुआ। और साथ ही साथ क्या हुआ, नवीन नेतृत्व का जन्म हुआ कि भाई पार्टियां बनाई जाएंगी जो लोकतांत्रिक तरीके से बनेंगी, वोटिंग सिस्टम पर ही नेता चुना जाएगा, वो वाला नेतृत्व। ये सब क्या है, योगेंद्र सिंह बोलते हैं कि ये सब पश्चिमीकरण के प्रोडक्ट हैं। यानी हमारे देश में ये जो भी स्टार्ट हुआ है तो वाई सिंह ऐसा मान करके चलते हैं कि ये सब किसने प्रारंभ किया है, ये सब पश्चिमीकरण का ही प्रभाव है जो आज तक आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखें पश्चिमीकरण की विशेषताएं। ये जो प्रश्न है आपसे, ये आपसे 5 मार्कर यानी शॉर्ट नोट और साथ ही साथ क्या है लॉन्ग आंसर में भी पूछने में आ सकता है। यदि 5 मार्कर में पूछने में आ रहा है तो आपको हेडिंग याद करके और एक लाइन उसके बारे में लिख देनी है। यदि यही प्रश्न डिटेल में आ रहा है यानी लॉन्ग आंसर में आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये हेडिंग और उसके साथ साथ थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या है एग्जाम्पल, जो समाजशास्त्र का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, विद एग्जाम्पल भी लिखिए इसको। चलिए पहली इसकी जो विशेषता है पश्चिमीकरण की वो है कि पश्चिमीकरण को ये बोला जाता है कि नैतिक रूप से तटस्थ है। अब देखिए नैतिक रूप से जो तटस्थ है, नैतिकता, नैतिकता हमेशा अच्छा और बुरा, यानी इसमें अच्छाई और बुराई का भाव नहीं है। तो पश्चिमीकरण क्या है, पश्चिमीकरण केवल एक प्रभाव के रूप में देखा जाता है। पश्चिमीकरण को यदि ये बोला जाए कि ये जो प्रभाव है ये अच्छा है कि बुरा है, तो पश्चिमीकरण के अंतर्गत ये वाला भाव नहीं है, ना तो वो अच्छा है ना वो बुरा है, केवल एक प्रभाव के रूप में ही देखा जाता है। इसलिए पश्चिमीकरण को बोलते हैं कि नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है, इसका आप मूल्यांकन अच्छाई और बुराई से नहीं कर सकते। जैसे आधुनिकीकरण है तो आधुनिकीकरण को अच्छा माना जाता है, तो पश्चिमीकरण को ना तो आप अच्छा मान सकते हैं ना बुरा। नेक्स्ट व्यापक अवधारणा। अब देखिए व्यापक अवधारणा से मतलब ये है कि ये हर क्षेत्र में जुड़ी हुई है। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था संस्कृतिकरण, तो देखिए संस्कृतिकरण व्यापक अवधारणा नहीं है, संकुचित अवधारणा है। पहली बात तो वो केवल जाति से जुड़ी हुई है, दूसरी बात निम्न जाति और उच्च जाति से जुड़ी हुई है, तीसरी बात भारत के कुछ क्षेत्र में ही देख रहे हैं, जैसे दक्षिण भारत के कुर्ग में देख लिया या उत्तर भारत में पंजाब वगैरह में देख लिया, इसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन पश्चिमीकरण के साथ ऐसा नहीं है, व्यापक अवधारणा है। पहली बात तो पूरे भारत में देखने को मिल रही है, दूसरी बात क्या है हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है। जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, आप जाति के क्षेत्र में देखेंगे
तो इसका प्रभाव है, उद्योग के में भी प्रभाव है, खान पान में, वस्त्र में, भाषा में, शैली में, हर क्षेत्र में पश्चिमीकरण का प्रभाव है। इसलिए पश्चिमीकरण क्या है? व्यापक अवधारणा। नेक्स्ट, अनेक प्रारूप। तो देखिए पश्चिमीकरण के प्रारूप अनेक हैं। इसका अर्थ यह है कि पश्चिमीकरण जो ब्रिटिश संस्कृति के प्रभाव है वो भी पश्चिमीकरण माना जाता है। कुछ समय बाद भारत रूसी संस्कृति के बहुत ज्यादा प्रभाव में रहा है, बहुत लंबे समय तक, वो भी पश्चिमीकरण माना जाता है। आज के यदि हम बात करेंगे तो यूएस कल्चर यानी अमेरिकन कल्चर का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो ये जो बात आती है ये क्या है? प्रारूप, कि आप पश्चिमीकरण को केवल ब्रिटिश प्रभाव मान के मत चलिए। पश्चिमीकरण ब्रिटिश के साथ साथ क्या है? रूसी भी है, रशियन मॉडल भी है उसका, अमेरिकन मॉडल भी है, ठीक है। और अब तो हर जगह से अलग अलग प्रभाव आपको देखने को मिल रहे होंगे। जैसे स्कूलों में फ्रेंच और जर्मन सिखाई जा रही है, यह भी पश्चिमीकरण का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक अवधारणा। अब देखिए वैज्ञानिक अवधारणा इसलिए है क्योंकि वो जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये मूल्य तटस्थ अवधारणा है, यानी इसमें अच्छाई और बुराई कुछ भी नहीं है। तो देखिए जो वैज्ञानिकता होती है वो हमेशा क्या है? हमेशा ही मूल्य निरपेक्ष होती है, उसमें अच्छाई और बुराई नहीं होती है। जैसे कि यदि ये बोला जाए कि न्यूटन ने 3 नियम निकाले, ठीक है ना, गति के जो 3 नियम थे, या न्यूटन का जो थर्ड लॉ है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो यदि ये पूछा जाए कि वो अच्छा है या बुरा है तो ये कोई प्रश्न ही नहीं होता है, क्योंकि वैज्ञानिक अवधारणा कैसी होती है? वो मूल्य रूप से तटस्थ होती है। तो चूंकि हम पश्चिमीकरण की अवधारणा को हम ना तो अच्छा बोल सकते हैं ना ही बुरा, तो पश्चिमीकरण की अवधारणा भी कैसी है? वो एक वैज्ञानिक अवधारणा है। तो आप देखिए ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र में ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने लायक है कि जब भी वैज्ञानिक अवधारणा का प्रश्न आएगा तो वैज्ञानिक अवधारणा हमेशा मूल्य रूप से तटस्थ होती है। और मूल्य तटस्थ होने का अर्थ ही यही होता है कि ना तो आप उसे अच्छा बोल सकते हैं और ना ही बुरा बोल सकते हैं, वो केवल एक अवधारणा है या केवल एक सिद्धांत है। नेक्स्ट, जटिल एवं बहुस्तरीय प्रक्रिया। अब देखिए जटिल इसलिए है क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पश्चिमीकरण का प्रभाव आप देख सकते हैं। हमारे बोलचाल से लेकर के, हमारे भाषा शैली से लेकर के, खान पान से लेकर के, ये पश्चिमीकरण है, ठीक है ना। हर क्षेत्र में पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ा है। अब ये पूछा जाए कि क्या सभी में एक जैसा पड़ा है, यानी जैसा भाषा शैली में पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ा है क्या वैसा ही वस्तुओं के ऊपर पड़ा है? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। कई सारे लोग जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद धोती कुर्ता ही पहने रहते थे, लेकिन उनकी जो इंग्लिश थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो भाषा को लेकर के कई लोग कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा आगे होते हैं। या ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति सुटेड बुटेड है और उसे इंग्लिश का ई भी नहीं आता है। तो प्रक्रिया कैसी है? जटिल है, बहुस्तरीय है, यानी अलग अलग स्तरों में पश्चिमीकरण का प्रभाव आप देख सकते हैं। जैसे भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे हमने बोला महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पश्चिमीकरण का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे श्रीनिवास ने अध्ययन किया मैसूर का, तो मैसूर, वो बोलते हैं कि मैसूर के जो ब्राह्मण हैं उनके ऊपर पश्चिमीकरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी की जातियों पर उतना नहीं है। तो कुल मिलाकर के क्या है? पश्चिमीकरण जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट, चेतन और अचेतन प्रक्रिया। देखिए चेतन से मतलब ये होता है कि जानबूझ करके अपनाना। तो पश्चिमीकरण एक चेतन प्रक्रिया है। इसका अर्थ ये हो गया कि जब हम जानते बूझते क्या करते हैं? पश्चिमीकरण को अपनाते हैं, जबकि हमें पता होता है कि हाँ ये कुछ नहीं है, केवल पश्चिम का प्रभाव है। तो कैसी प्रक्रिया हो जाएगी? वो चेतन। उदाहरण के लिए कि हम पिज्जा खा रहे हैं केवल इसलिए खा रहे हैं कि हमको ये लग रहा है कि पिज्जा खाने से हम मॉडर्नाइज हो जाएंगे, जबकि हम मॉडर्नाइज नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है? हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। हम क्या देखना चाहते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि हम भी वैसा ही रहन सहन है हमारा। हमने वो जीन्स पहन ली जो 10 जगह से फटी हुई है, ठीक है ना, या वो टी शर्ट्स पहन ली जो बहुत अजीब टाइप की हैं,
वो हम जानबूझ करके कर रहे हैं। तो जानबूझ करके इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मॉडर्न जैसा दिख सकें, वेस्टर्न लुक दिख सकें। तो वो प्रक्रिया कैसे हो जाएगी? चेतन प्रक्रिया। कुछ लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं केवल और केवल वेस्टर्न होने के चक्कर में। दूसरी बात, अचेतन। अचेतन से मतलब क्या है कि अपने आप हम पश्चिम के कुछ चीज़ों को अपनाने लगते हैं। जैसे आज के यदि हम बात करें तो आज वस्त्रों की यदि हम बात करें तो वस्त्र में जैसे पैंट शर्ट, तो पैंट शर्ट वास्तविकता में जब ब्रिटिश कल्चर प्रारंभ हुई थी तो जो पैंट शर्ट पहनना था वो उस समय चेतन प्रक्रिया थी। आज की डेट की यदि हम बात करें तो पैंट शर्ट का यूज कर लेना क्या है? अचेतन है, लोग पहनते ही है। या बात बात पर हम क्या बोल देते हैं? सॉरी बोल देते हैं या थैंक्स बोल देते हैं। ये सब क्या है? ये पश्चिम का हमारा एक अंगीकरण है जो कैसा है? अचेतन प्रक्रिया के रूप में चलता रहता है। नेक्स्ट, पश्चिमीकरण को क्या माना जाता है? प्रक्रिया माना जाता है। और ये प्रक्रिया कैसी है? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कुल मिलाकर के पश्चिमीकरण कोई उत्पाद नहीं है। पश्चिमीकरण क्या है? कोई रिजल्ट की कैटेगरी में, प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है कि हाँ भाई ये रहा पश्चिमीकरण जो इसका परिणाम है। तो पश्चिमीकरण ऐसा नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो चलती रहती है। नेक्स्ट, एक निश्चित प्रारूप का अभाव। तो देखिए बात वही आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में यदि ये पूछा जाए कि पश्चिमीकरण का जो ब्रिटिश प्रारूप है वो ज़्यादा चलता है या यूएस का प्रारूप ज़्यादा चलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही प्रारूप है। हाँ, आजकल आप बोल सकते हैं कि आजकल अमेरिकन प्रारूप ज़्यादा है। जैसे ब्रिटिश में हाँ के लिए हम यस यूज़ करते हैं और हम अमेरिकन कल्चर में उसको या के नाम से बोल देते हैं। तो आजकल यस की जगह लोग या शब्द का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। या ब्रिटिश कल्चर में जो टॉयलेट है, लेकिन अमेरिकन कल्चर में उसी को हम क्या बोल देते हैं? वॉशरूम शब्द का यूज़ करते हैं। तो आजकल ये जो शब्द है वॉशरूम, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आज के दिन की हम बात करें तो आज हमारे ऊपर अमेरिकन प्रारूप ज़्यादा हावी है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि ब्रिटिश प्रारूप का अंत हो चुका है, क्योंकि हम टेक्स्ट में जो इंग्लिश पढ़ते हैं या आपके एमपीपीएससी के पेपर में जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन आएगा वो ब्रिटिश ही रहने वाला है। आप उसका अमेरिकन तरीके से ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। इसलिए पश्चिमीकरण में क्या है? निश्चित प्रारूप का अभाव है। चलिए, ये तो था पश्चिमीकरण की विशेषताएं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो पश्चिमीकरण है उस पश्चिमीकरण का भारतीय समाज और संस्कृति पर आखिर क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, पश्चिमीकरण चूंकि एक बहुत व्यापक अवधारणा है, इसलिए ये जो प्रभाव पड़ा है ये प्रभाव कैसा है? ये बहुत ही ज्यादा व्यापक प्रभाव है। तो पश्चिमीकरण का जो प्रभाव है वो देखते हैं। पहली बात आती है खान पान रहन सहन में परिवर्तन। तो ये हम सब लोग जानते हैं कि आज की डेट में यदि हम देखेंगे तो खान पान हमारा बिल्कुल बदल चुका है। आज तो हम देखिए अमेरिकन और इटालियन कल्चर के प्रभाव में है। हम क्या खाने लगे हैं? हम बर्गर खाना प्रारंभ कर चुके हैं जो अमेरिकन कल्चर है। पिज़्ज़ा खाना प्रारंभ कर चुके हैं जो कि इटालियन कल्चर है। ठीक है, यदि हम उस समय की बात करें ब्रिटिश कल्चर में तो कई सारी चीज़ें जैसे कि बेकरी के जो आइटम थे, बिस्किट वगैरह, इसके अलावा केक, आइसक्रीम, ये सब सारी चीज़ें ब्रिटिश काल में प्रारंभ हो चुकी थी। रहन सहन की यदि हम बात करें तो रहन सहन से मतलब क्या है कि हमारा जो वस्त्र पहनने का तरीका है उसमें चेंजेस आ गए। उस समय भारतीय संस्कृति में पैंट शर्ट नहीं चलते थे, टाई बेल्ट हैट। ठीक है, तो वो जो लोग थे उस समय, जो लोग कहना चाहिए कि पैंट शर्ट टाई बेल्ट हैट पहनते थे तो उनको जेंटलमैन के नाम से बोला भी जाता था। तो वो सब सारी चीज़ें प्रारंभ हो गई। आज देखिए जो रहन सहन है हमारा, रहन सहन और ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो 10 जगह से फटी हुई जीन्स पहन लेना, अजीब टाइप की टी शर्ट पहन लेना, ठीक है ना, बालों को बिखरा लेना। या जैसे आपने देखा कि भारत में अभी अंबानी जी की शादी में जस्टिन बीबर आए थे तो वो अलग टाइप की ही पैंट नीचे खिसका के पहने थे। यदि उनको देख करके कोई भारत में ऐसा करने लगता है
तो वो मॉडर्नाइजेशन की कैटेगरी में नहीं आने वाला, वो केवल और केवल किसी कैटेगरी में आएगा, वो वेस्टर्नाइजेशन की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, विवाह में परिवर्तन। अब देखिए पश्चिम का जो प्रभाव पड़ा भारत के ऊपर, तो जो भारत की जो धार्मिक और सांस्कृतिक पद्धति थी विवाह की, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। और साथ ही साथ क्या है कि जो विवाह का जो एक परंपरागत स्वरूप था उसके ऊपर प्रभाव पड़ गया। कई सारी चीजें पश्चिमी से नई प्रारंभ हो गई, जैसे कि लव मैरिज प्रारंभ हो गई। इसी के साथ साथ क्या है, हमारा इंटरकास्ट मैरिज ये प्रारंभ हो गए। इसके अलावा विवाह को लेकर के जो जाति से संबंधित और धर्म से संबंधित जो भी रूढ़िवादिताएं थी वो समाप्त हो गई। डिवोर्स यानी विवाह विच्छेद, भारत में क्या था, विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं थी। परंपरागत रूप से भारत का जो धार्मिक स्वरूप है विवाह का, वो 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। विवाह विच्छेद व्यवस्था है ही नहीं, लेकिन विवाह विच्छेद व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। पति पत्नी को एक समान अधिकार जो थे वो प्रारंभ हो गए। जो एक शुरू से चला आ रहा था कि पत्नी पति की दासी है, या फिर कहना चाहिए कि पति परमेश्वर है, ये कंसेप्ट धीरे धीरे क्या होने लगे, पश्चिम के प्रभाव से समाप्त होने लगे। क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिम में ये जो शब्द था समानता, इक्वलिटी, इसने कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो प्रभाव डाला है वो महिलाओं के ऊपर डाला है। तो उससे विवाह में परिवर्तन प्रारंभ हो गए। आज आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले क्या होता था कि माता पिता बच्चों को मिलवाते थे। आज विवाह में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट शुरू हो गया है कि बच्चे माता पिता को मिलवाते हैं। यह आप उदाहरण में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था में परिवर्तन। तो पश्चिम का जो प्रभाव पड़ा वो भारत की जो एक हायरार्की, जाति व्यवस्था क्या थी, मैंने आपको बताया था, कुछ उच्च जातियों के लोग हैं और कुछ कैसे हैं, निम्न जातियों के लोग हैं। और उच्चता और निम्नता का ये जो विभाजन था, इसके ऊपर वो जो कंसेप्ट था स्वतंत्रता, साथ ही साथ क्या है समानता, ये जो कंसेप्ट थे इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और इसलिए ब्रिटिश काल में क्या रहा, ब्रिटिश काल में कई सारे जातिगत आंदोलन जो दक्षिण भारत में भी चले थे, ऐसा नंबूद्रीपाद, और कई सारे लोगों के संरक्षण में दक्षिण भारत में मतलब कहना चाहिए कि दलित उत्थान आंदोलन चले, बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो वो जाति व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिला। अब देखिए जाति व्यवस्था कई सारी चीज़ों से बंधी हुई थी, जैसे खान पान की यदि हम बात करें तो खान पान संबंधी जो निषेध थे जातियों के, वो पश्चिम से धीरे धीरे क्या होने लगे, कम होने लगे। और लोगों को ये लगने लगा कि एक दूसरे के हाथ का दिया खाने में कोई समस्या नहीं है। एक मैंने अभी आपको बता दिया इंटरकास्ट मैरिज, वो प्रारंभ हो गई। साथ ही साथ क्या, जो नगरों में औद्योगिकरण हुआ तो गांव से लोग नगर पहुंचे। अब देखिए नगर में तो बहुत सारी जातियों के लोग एक ही जगह रहते हैं, एक ही इंडस्ट्री में वो काम करते हैं। तो जाति को लेकर के कहीं ना कहीं जो एक सहिष्णुता थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, वो बढ़ने लगी। जो व्यवसाय थे, व्यवसायों को चुनने में स्वतंत्रता, जो कानून बना, और कानून के अनुसार क्या होने लगा कि सभी लोग, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है। आप किसी को व्यवसाय चुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि आप यही व्यवसाय करेंगे, दूसरा व्यवसाय नहीं करेंगे। जैसा कि पहले भारत में था, जातियों के व्यवसाय निश्चित थे, ये सब सारी चीजें समाप्त होने लगी। नेक्स्ट, परिवार में परिवर्तन। तो देखिए परिवार का जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो ये आया है कि भारत में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, और संयुक्त परिवार से ये किस में कन्वर्ट हो गया, नाभिकीय परिवार में कन्वर्ट हो गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज रहा। अब नाभिकीय परिवार में कन्वर्ट होने के पीछे कई सारे रीजन रहे हैं। देखिए संयुक्त परिवार में स्वतंत्रता और समानता नहीं है, यह आप सब लोग जानते हैं। संयुक्त परिवार में जो एक मुखिया है वो आदेश देगा, वो आदेश फाइनल है। महिलाओं की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है वहाँ पर, बच्चों का सही तरीके से विकास नहीं हो पाता है। तो पश्चिमी संस्कृति का जो प्रभाव पड़ा वो प्रभाव इस पर पड़ा कि नाभिकीय परिवार कैसा होता है, नाभिकीय परिवार समानता पर आधारित होता है। वहाँ सभी लोगों को एक समान अधिकार भी होते हैं, ठीक है, सभी लोगों को अपनी बात रखने का हक है।
स्त्रियों को सम्मान नाभिकीय परिवार में कैसा है, अपेक्षाकृत संयुक्त परिवार से कैसा मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं क्या रहा, परिवार में एक परिवर्तन बहुत बड़ा देखने को मिला। कहाँ, भारत में। नेक्स्ट, स्त्रियों की स्थिति पर प्रभाव। अब देखिए, स्त्रियों की स्थिति पर मैंने अभी आपको बताया था, एक तो विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। किसका, स्वतंत्रता। क्योंकि देखिए, पश्चिम जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश संस्कृति में महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान है। और महिलाओं जब भारत में भी आए थे तब की हम यदि बात करें तो भारतीय महिलाओं की तुलना में ब्रिटिश संस्कृति में महिलाओं का सम्मान बहुत ज्यादा था। उनको स्वतंत्रता भी बहुत थी, समानता भी बहुत थी। इसके अलावा वो कैसी थी, वर्किंग थी, यानी वो बाहर निकल करके काम करती थी। फिर भारत में शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ हो गई। ठीक है, महिलाओं ने क्या किया, महिलाओं ने शिक्षा ग्रहण करी, वो घर से बाहर निकली, घर से बाहर निकल करके इंडस्ट्री में काम किया, 4 पैसे कमाए उन्होंने, और उसके साथ साथ क्या होने लगा, समानता की बातें होने लगी। तो स्त्रियों की स्थिति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। और सशक्तिकरण यदि सबसे ज्यादा प्रारंभ होता है तो वो पश्चिमीकरण से ही महिला सशक्तिकरण प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, धार्मिक जीवन में परिवर्तन। अब देखिए, धार्मिक जीवन में परिवर्तन तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा पश्चिम से। धार्मिक जीवन में परिवर्तन के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि जो तर्क और विज्ञान इन दोनों ने मिलकर के धर्म में जो बुराइयां थी, जैसे कि यदि हम बात करें तो पाखंड, इसके अलावा अंधविश्वास, ठीक है ना, धार्मिक कुप्रथाएं, ये सब क्या होने लगी, ये धीरे धीरे लगभग समाप्त सी होने लगी। देवदासी प्रथा थी, ऐसी कई सारी चीजें थी। धर्म के नाम पर पाखंड का प्रयोग कर लेना, इस प्रकार की चीजें, ठीक है। लोग अंधविश्वास बहुत ज्यादा किया करते थे। तो धर्म के अंदर वो जो चीजें थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, वो कम होने लगी और उनका प्रभाव लोगों के ऊपर लगभग समाप्त हो गया। नेक्स्ट, राजनीति में परिवर्तन। अब देखिए, राजनीति में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो आया लोकतंत्र से, यानी वो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। अब भारत में क्या होने लगा कि भारत में जो निर्वाचन है, निर्वाचन एक बहुत बड़ी व्यवस्था बन गया। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनने वाला है। क्या होगा, जो योग्य होगा वही आगे निकलेगा, जनता जिसे चुनेगी वही आगे निकलेगा, ठीक है ना। जातियों का प्रतिनिधित्व होने लगा उसमें। तो पंचायत जो व्यवस्था थी वो प्रारंभ होने लगी उसमें, ठीक है। तो राजनीति का जो परिवर्तन रहा वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन रहा है देश में। और वो जो एक निर्वाचन प्रणाली है, या इसके अलावा आपने जो एक हम चर्चा करें संसदीय प्रणाली, तो जो संसदीय प्रणाली है वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश कल्चर से ही हमारे देश में उसकी नींव पड़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन रहा है पश्चिम का भारत के ऊपर, कि उसने क्या किया, जो हमारे देश की परंपरागत जो राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें जातियों को लेकर के बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ करता था, वो उसने समाप्त कर दी और क्या किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को जन्म दे दिया। नेक्स्ट, शिक्षा में परिवर्तन। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। जब पश्चिम की संस्कृति आई तो एक तो अंग्रेजी शिक्षा ये प्रारंभ हो गई, साथ ही साथ क्या है, वैज्ञानिक शिक्षा प्रारंभ हो गई। हालांकि हमारे देश में ऐसा नहीं है, वैज्ञानिक शिक्षा थी, लेकिन जो यूरोप में जो कहना चाहिए कि आविष्कार हुए थे या यूरोप में जो रिसर्च हुई थी उसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। तो शिक्षा व्यवस्था, दूसरी बात कैसी शिक्षा थी यहाँ पर, एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सार्वभौमिक शिक्षा थी। और जो स्कूल कॉलेज थे वो सभी जातियों के लिए और सभी लोगों के लिए थे, उसमें लड़के लड़कियां भी पढ़ सकते थे। तो इसका अंतर बहुत ज्यादा पड़ा है किसके ऊपर, वो पड़ा भारतीय शिक्षा पर, भारतीय संस्कृति पर। शिक्षा ग्रहण करके ही महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो इंडस्ट्री के चलते आया। इंडस्ट्री के चलते भारत में इंडस्ट्री का जो प्रारंभ है वो किसने किया है, वो ब्रिटिश ने किया। अब इंडस्ट्री के चलते हमारे देश में पूंजीवादी व्यवस्था करने का प्रारंभ यहीं से शुरू हो जाता है। हमारे देश में क्या हुआ,
वर्ग संरचना प्रारंभ हो गई। उसके पहले हमारे देश में वर्ग नहीं था। पहली बार क्या हुआ, मालिक वर्ग, मजदूर वर्ग। इस वर्ग संरचना ने क्या कर लिया, जाति व्यवस्था पर प्रहार कर दिया। हमारे देश में जजमानी व्यवस्था चलती थी। जजमानी व्यवस्था क्या हो गई, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, समाप्त होने लगी। महिलाएं उद्योगों में काम करने लगी, महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गई, अर्थव्यवस्था का प्रसार होने लगा, इंटरनेशनल बिजनेस भी शुरुआत हो गई। तो अर्थव्यवस्था का जो परिवर्तन रहा है वो कैसा रहा है, बहुत ज्यादा परिवर्तन। नेक्स्ट, मानवतावाद का विकास। अब देखिए ये जो शब्द है मानवतावाद, ये पश्चिमीकरण के आधार पर, वो जो मैंने अभी आपको बताया था तीनों सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये क्या करते हैं, ये मानवतावाद यानी मनुष्य को प्राथमिक मान करके चलते हैं। यानी मानव ही प्राथमिक है और जो भी करना है राज्य को, या राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, या राजनीतिक व्यवस्था है, या एक व्यक्ति भी करना चाहता है, तो वो धर्म, जाति, लिंग, प्रजाति इनको छोड़ दे और वो ये देखे कि जो मनुष्य है, मनुष्य की भलाई आखिर किसमें हो रही है। तो मानवता का धर्म, सर्वोपरि धर्म, ये माना जाता है किसमें, ये पश्चिमीकरण का कहीं ना कहीं एक प्रभाव रहा है। और वो जो तीनों सिद्धांत थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व वाले, इन्होंने क्या किया, सभी मनुष्यों को, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, सबको एक समान रखने का भाव वो वहां से आया। तो मानवतावाद का जो विकास है वो पश्चिमीकरण का एक बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट, साहित्य। अब देखिए साहित्य से मतलब क्या होता है, ब्रिटिश साहित्य, वेस्टर्न जो साहित्य था, वेस्टर्न लिटरेचर, उसका प्रभाव पड़ा। जैसे भारत में टैगोर, रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिमी साहित्य से प्रभावित होकर के अपना साहित्य लिखना प्रारंभ किया। ब्रिटेन में, या जो आपने देखा होगा जो शेक्सपियर के जो ड्रामे थे, शेक्सपियर के ड्रामे का प्रभाव क्या पड़ा, वो भारतीय जो नाटक थे उनके ऊपर पड़ने लगा। तो साहित्य में बहुत बड़ा चेंजेस आ गया। ठीक, इसके अलावा स्थापत्य कला, जैसे भारत में राष्ट्रपति भवन है, या जो मुंबई का विक्टोरिया मेमोरियल जिसे आजकल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं, वो बड़े बड़े भवन बना लेना। चित्रकला यानी कि वेस्टर्न जो मॉडर्न आर्ट के हम जिस नाम से जानते हैं उसको, वो चित्रकला। संगीत, अब देखिए संगीत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। संगीत में जैसे भारत में गिटार का प्रयोग प्रारंभ हो गया। इसके अलावा जोर जोर से शोर शराबे का प्रयोग प्रारंभ हो गया। जो पश्चिमी संगीत था वो, हिंदी फिल्मों की यदि हम बात करें तो हिंदी फिल्मों में आपको ध्यान हो उस समय आर डी बर्मन साहब थे, और आर डी बर्मन साहब ने क्या किया था, जो वेस्टर्न म्यूजिक था उसको भारत के संगीत के साथ जोड़ करके और उसको शुरू किया था। ठीक है, आप पुरानी फिल्मों में देखें तो उसमें गिटार लेकर के, जैसे हरे राम हरे कृष्णा थी और भी कई सारी फिल्में थी, उसमें गिटार का प्रयोग संगीत में बहुत ज्यादा किया जाता था, आज भी वो होता है। तो पश्चिमीकरण का प्रभाव भारतीय संगीत पर और चित्रकला पर, स्थापत्य कला पर, ओवरऑल यदि हम बात करें तो कला के जितने भी क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों पर साहित्य को यदि इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो पश्चिम का प्रभाव आप आज भी देख सकते हैं। तो ये हुआ आपका कंसेप्ट किसका, पश्चिमीकरण। बहुत ज्यादा कठिन अवधारणा नहीं है। संस्कृतिकरण से आप तुलना करेंगे ना, तो संस्कृतिकरण की तुलना में पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है वो अपेक्षाकृत सरल है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो किस पर रहेगा, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण से बिल्कुल अलग है। हालांकि इसका इस मिसकंसेप्शन होता है, लेकिन चूंकि आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, इसलिए समाजशास्त्र में जहां पश्चिमीकरण का उपयोग करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि जीन्स और टी शर्ट पहनने से लोग ऐसा मान के चलते हैं कि वो मॉडर्नाइज हो गए हैं, लेकिन वो मॉडर्नाइज नहीं होते हैं, वेस्टर्नाइज हो जाते हैं। तो आधुनिकीकरण क्या है, उसका क्या प्रभाव है, पश्चिमीकरण से किस प्रकार से अलग है, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपने मेंस की तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।